हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। तो आपके लिए आज आपका पेपर हुआ होगा PHI 302। आज आपका कल पेपर है BAPS 301। पहले भी इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी लिंक नहीं मिल पा रहा है या फिर वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो नया कंटेंट और नए तरीके से आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको अपने BAPS 301 पेपर की तैयारी करनी है। और कमेंट बॉक्स में जो आपका PHI पेपर हुआ है, सोशलॉजी का पेपर हुआ है, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो हिंदी मिरर से आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, वो जो तैयारी हुई है, जो आपको बताया गया है कि 99% आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं, और उनसे आपको हेल्प हुई या फिर नहीं, तो ज़रूर बताइएगा। और आगे फ्यूचर में किस तरह की आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए, फर्स्ट यूनिट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत। तो यहाँ पर मुझे लगता है अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें आपने परिभाषा पढ़नी है, इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, इसकी प्रकृति के बारे में, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में हम क्या बता सकते हैं और वो क्या पूछ सकते हैं। काफ़ी लंबी यूनिट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन के उपागम, शास्त्रीय व आधुनिक, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी, आदर्शवादी, ये आपको इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें देख लीजिए, एक तो आप यथार्थवाद तैयार कर लीजिए, और यहाँ पर आपको करना है मार्गेनथाउ के यथार्थवादी प्रमुख सिद्धांत और इनके सिद्धांत का क्या महत्व है। नव यथार्थवादी पढ़ लीजिए, और यहाँ पर और बस इतना ही मुझे लगता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बस इतने ही बनेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि यही पढ़ लेते हैं, बस इतना ही, ज़रूरी नहीं है आगे तक भी पूछें, लेकिन कहीं से कुछ भी वो पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। अब आएगा क्या, वो सवाल ये उठता है, तो देखते हैं क्या क्या आ सकता है। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, तो ये तत्व है, अगर सिर्फ हेडिंग ही डालोगे आप, और हेडिंग डालकर उसमें 2-2, 3-3, 5-5 लाइनें लिख दोगे, तो मुझे लगता है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो इतने छोटे छोटे हेडिंग हैं, इनको याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा इनमें पढ़ लीजिए और लिख डाल दीजिए एग्ज़ाम में, और ज़रूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रीय शक्ति की सीमित करने वाले तत्व, ये भी ज़रूर पढ़ लीजिए, ये भी 100% आएगा। वही मैं कह रही हूँ ना कि इन टॉपिक को थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है, चिरपी नोट्स बनाने हैं। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा शक्ति संतुलन, ये कम से कम 4 पेज का है, 3 पेज का है, तो वहाँ से 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, इस तरह से लाइन बनाकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक ही टॉपिक पढ़ाने बैठ गई, मैंने BAPS 301 ही कराने बैठ गई, तो मुझे तो सबका कंटेंट अपलोड करना है, और मैं चाहती हूँ कि कम समय में बच्चों के पास अच्छी चीज़ पहुँचे। और आप इतने बड़े हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको सिर्फ टॉपिक पता हो कि क्या तैयार करना है, तो आप खुद से भी, क्योंकि अगर आप बुक से भी नहीं तैयार कर रहे, ज़रूरी नहीं आप बुक की लैंग्वेज लिखें, आप इन टॉपिक जैसे शक्ति संतुलन है, इसमें आपको शक्ति संतुलन का अर्थ पढ़ना है, तो आप गूगल से भी अपने नोट्स बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आप बुक से ही इसके नोट्स बनाएं, है ना। टॉपिक आपका सही होना चाहिए। एक बार बुक में पढ़ लीजिए, फिर आपको लगता है कि गूगल पे भी सही है, तो आपको जहाँ लैंग्वेज ईजी लगती है उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। शक्ति संतुलन सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व क्या है, और शीत युद्ध के दौर में शक्ति संतुलन क्या था, और यहाँ पर शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन ज़रूर पढ़ लीजिए सारे के सारे। लिखना मत, हेडिंग भी डालोगे ना सबके, तो नंबर आराम से मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनके अंदर 2-2 पेज, 3-3 पेज लिखिए, आप एक एक पेज भी लिख कर आएंगे, थोड़ा समझा देंगे कि क्या है, तो नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। बस इतना ही होता है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ आपकी। नेक्स्ट यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, ये रही राष्ट्रीय हित से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। पहले सबसे पहले राष्ट्रीय हित का अभिप्राय क्या है, और इसके राष्ट्रीय हित के प्रकार क्या हैं, सारे पढ़ लीजिए प्रकार, क्योंकि सभी प्रकार ये पूछे जा सकते हैं। साथ में राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन ना पड़े तो कोई बात नहीं, केंद्रीय तत्व, विदेशी नीति और राष्ट्रीय हित, ये टॉपिक कर लीजिए तैयार, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और साथ में राष्ट्रीय हित की आलोचनात्मक मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, क्या हम बता सकते हैं आपको, ये रहा
6 यूनिट। शीत युद्ध का उदय, शीत युद्ध का उदय व अंत, बस इतना ही बहुत है। जितना यहाँ लिखा है उतना ही अंदर पढ़ डाल दीजिए, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध के उदय के क्या, शीत युद्ध के कारण क्या रहे, बस 3 ही टॉपिक कर लीजिए, इसमें से बहुत सही रहेगा। बाकी यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं, टू मैन सिद्धांत भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप पढ़ कर सकते हो। एक गैर पश्चिमी गठबंधन का उदय आप कर सकते हो, बस। और तो मुझे यहाँ कोई खास नहीं लग रहा। अगर लगता है कि और भी कोई कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है तो आप कर सकते हैं तैयारी अपने, जो भी आप लगा रहे हैं। लेकिन जो हम करा रहे हैं उनको भी आपको करना ही करना है। हमने देखो पेपर 2 नहीं बनाया, लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको बताते भी हैं। और आपने देखा होगा कि प्रश्न आते भी हैं। नवशीत युद्ध क्या है, शस्त्रीकरण की होड़ क्या है। तो पहले तो आपको शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, नवशीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, नवशीत युद्ध के कारण क्या है। 3 टॉपिक बन गए आराम से। 3 टॉपिक में से अब इसके कारण क्या है, इन कारण में से 7 कारण यहाँ पर दिए गए। अगर कोई 5 भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अटेंड कर देते हो तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। अब नई शीत युद्ध की प्रकृति कैसी है, इसको भी आप तैयार कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। लगातार क्लासेस होती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है, चलिए देख लेते हैं। नाभिकीय प्रसार और नियंत्रण के उपाय क्या है, नाभिकीय प्रसार, तो इसको पढ़ लीजिए। नाभिकीय प्रसार और नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति क्रांति में प्रामाणिक आणविक प्रसार, ठीक है। परमाणु युग का जन्म कब हुआ, शीत युद्ध से पूर्व नाभिकीय प्रसार, आणविक शस्त्रों का विस्तार, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे हम। क्या आपकी प्रस्तावना था, इसका मतलब पीछे यूनिट गई है। भूमंडलीय बहुत अच्छी यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। भूमंडलीय पढ़ लीजिए क्या है, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, इसके विभिन्न क्षेत्र क्या हैं और इसके प्रभाव क्या है। बहुत अच्छी यूनिट है और क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर ही पूछा जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैडम तो कोई भी यूनिट स्किप नहीं करती है, सारी यूनिट में से क्वेश्चंस बता रही हैं। लेकिन मैं सारी यूनिट में से बता तो रही हूँ, लेकिन आपका मैंने आधा काम कम कर दिया है, सारी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। यूरोपीय संगठन में सहायक तत्व, मॉस्ट्रिच संधि, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या आप पढ़ सकते हो इसमें। यूरोपीय संघ भारत, क्योंकि ये इधर अभी हुआ है तो आपको तैयार करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। अब आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर हम 11 आसियान। यहाँ से भी आपका 100% क्वेश्चंस निकलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। आसियान के बारे में पढ़ लीजिए, आसियान का गठन, ठीक है, आसियान की चुनौतियाँ क्या हैं और आसियान की प्रासंगिकता क्या है आज के टाइम में। शिखर सम्मेलन भी गो थ्रू कर लेना, एक बार बन सकता है क्वेश्चन। 11 के बाद कौन सी यूनिट पर हम हैं, 12 पर एपेक क्या है। एपेक, एपेक के बारे में आपको पढ़ना है। एपेक के बारे में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, नाफ्टा, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, एपेक के बारे में पढ़ना है। बहुत ही अच्छी यूनिट है, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन निकलेगा। एपेक की क्या आवश्यकता है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और एपेक का मूल्यांकन आप कर सकते हैं। नाफ्टा की क्या आवश्यकता है, नाफ्टा के लक्ष्य व उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आपकी नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस निकलेंगे। 13 पर हम आ चुके हैं, भारत की विदेश नीति, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या पढ़ सकते हैं। विदेश नीति की जो अवधारणा है उसको देख लीजिए। अवधारणा एक बार वो आप देखना चाहे तो देख लीजिए, नहीं तो विदेश नीति के निर्धारक तत्व जरूर करिएगा, 99% जरूर आएगा। वैचारिक तत्व एक बार छोड़ दीजिएगा, लेकिन निर्धारक तत्व तो जरूर कर लीजिएगा। वैचारिक तत्व भी आप देख सकते हैं, सिर्फ एक लिखा तो इनको देख ही लेना, क्वेश्चन बन सकता है। कूटनीतिक नीति 99%, पंचशील सिद्धांत 99%, प्रजातंत्र नहीं, बस 2 ही कर लीजिए, तो 99% आपके हैं रहा है। 13 यूनिट में आपका आ चुके हैं हम भारत की विदेश नीति, विदेश नीति के निर्धारक तत्व तो हमने बता ही दिए हैं आपको। ये थोड़ा स्क्रॉल में ऊपर नीचे हो रहा है तो दिक्कत आ रही है। चलिए अब आ चुके हैं, ये डायग्राम जैसे दे रखा है ना, ऐसे डायग्राम के थ्रू अगर आप आंसर अप्लाई करते हैं
तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। 14 यूनिट पर आ चुके हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन एवं उसकी प्रासंगिकता। तो गुट निरपेक्ष की जो है आपको क्या करना है, एक तो आप इसको नीति अपनाने के क्या कारण रहे और इस नीति के विकास के विभिन्न चरण कौन से रहे और गुट निरपेक्ष नीति क्या है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और एक दो टॉपिक इसमें ऐसा है कि अगर आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है। आ चुके हैं 15 यूनिट पर भारत की दक्षिण नीति, आसियान पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, इसकी थीम वगैरह रही होगी। तो चलिए यहाँ पर सार्क देश और भारत क्या पढ़ना है। यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, 3 में से आप क्या पढ़ेंगे, तीनों तो नहीं पढ़ेंगे, तो तीनों में से आप सार्क में भारत की भूमिका क्या है ये आप पढ़ लीजिए, और सार्क के विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारत की भूमिका ये भी आप पढ़ सकते हो। पूर्व की ओर देखो नीति तथा भारत, तो पूर्व की ओर देखो नीति में भारत के 3 सूत्री कार्यक्रम आप पढ़ सकते हो। आसियान तथा भारत में आप इनके व्यापार संबंध पढ़ लीजिए, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि काफ़ी लेंथी यूनिट है तो जो टॉपिक हैं वो भी अलग ही निकल कर आए हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं 16 यूनिट में भारत व अमेरिका, तो इसके बारे में क्या, भारत अमेरिका के बारे में पढ़ लीजिए, इनके आर्थिक संबंध क्या है, परमाणु एक इनका सांस्कृतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, ये भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि अब हमने तो पेपर नहीं बनाया, हम भी तुम्हारी तरह तुम जैसे ही हैं, हम भी थोड़ा सा गैस करते हैं कि ऐसा पेपर ये बैठ सकता है और यहाँ से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम सही आपको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आपके पेपर कैसे जा रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट डिस्कस नहीं करते हैं। प्लीज़ आप कंटेंट के लिए तो बहुत बोल देते हैं कि मैडम ये कंटेंट अपलोड कर दीजिए, तो आप भी तो बताइए ना आपका पेपर कैसे जा रहा है। अब यहाँ पर भारत व रूस, तो भारत रूस के व्यापारिक सहयोग पढ़ लीजिए, ऊर्जा सहयोग पढ़ लीजिए, सांस्कृतिक संबंध पढ़ना चाहो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत रूस चीन त्रिकोण भी आप पढ़ सकते हो। वैसे इस तरह के क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी मैंने टॉपिक आपको बता दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैडम तो सब छोड़ दी जा रही है, हम पढ़ेंगे क्या। लेकिन मैंने इतना बता दिया, आपके पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। भारत व चीन आप इस यूनिट को करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनिट मुझे लगता है कि नहीं आएगी तो मैं उसको स्किप करती हूँ, लेकिन मेरे स्किप करने के बाद भी आपको लगता है कि वो आ सकती है तो आप अपने लेवल पर उसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर भारत व पश्चिम एशिया क्या है, तो इनके बीच का चरण पहले तो मित्रता का युग चला, फिर परस्पर परखने का काल चला, फिर बदलाव सौहार्द आपसी का काल चला, तो ये सारे पढ़ लीजिए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर निकल सकता है, लॉन्ग भले ना निकले, लेकिन यहाँ से ये शॉर्ट जरूर निकाल सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वहाँ जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनको आप पढ़ लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर पूछा आपसे जाएगा। ठीक है, 1 से 2 जरूर पूछा जाएगा। तो बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ। यहीं तक थी आपकी यूनिट 16, 19 तक, भारत एवं पश्चिमी एशिया तक। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आई तो एक तो लाइक तो बनता है कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी केयर करते हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है।